आज हम पढ़ने जा रहे हैं रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल का दूसरा पार्ट कि रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल में वो कहता क्या है। वो कहता है इसमें रिजल्ट में वो क्या कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम, ये मिसाल के तौर पर कुछ ठीक है ना, जब बहुत ज़्यादा हीलियम के एटम्स, बहुत ज़्यादा अल्फ़ा पार्टिकल्स जो उनसे थे वो उसमें से गुजर गए थे, यानी कि अनडिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स, ठीक है ना, यानी कि अनडिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा थे बानिस्बत डिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स के। इसका मतलब क्या था कि वॉल्यूम ऑफ द एटम इज़ वेरी लार्ज एज़ कम्पेयर टू न्यूक्लियस, एज़ कम्पेयर टू एटम, यानी कि एटम में जो उनका वॉल्यूम है, जो उनका खाली वॉल्यूम है, जहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल्स गुजरे थे वो ज़्यादा है, वॉल्यूम ज़्यादा है, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम इज़ एम्प्टी, खाली है, बिकॉज अनडिफ्लेक्टेड नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज़ प्रेजेंट इन वेरी लार्ज वे ऑफ मैनर, बिकॉज जब वो ठीक है ना, इसलिए अनडिफ्लेक्टेड पार्टिकल चूँकि ज़्यादा था इसलिए वॉल्यूम भी ज़्यादा है, ठीक है ना। सेंटर फ्यू डिफ्लेक्शन, सेंटर में, एटम के बिल्कुल सेंटर में जहाँ पर प्लस चार्ज होता है, एटम के बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर प्लस चार्ज होता है, वहाँ पर डिफ्लेक्शन भी हुई थी, टोटली डिफ्लेक्ट भी हुआ था, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एटम के बिल्कुल सेंटर में एक न्यूक्लियस मौजूद है, सेंटर फ्यू डिफ्लेक्शंस आर प्रोड्यूस्ड, देन दिस इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस, ठीक है ना। उसे फिर न्यूक्लियस का नाम दिया था कि वहाँ पर कोई ठोस चीज़ मौजूद है, देयर आर ठीक है ना सॉलिड सब्सटेंस प्रेजेंट इन द एटम, इट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस, उसे न्यूक्लियस का नाम दे दिया। अब चूँकि कुछ ठीक है ना, कुछ जो उनसे पार्टिकल्स थे वो कम्प्लीटली रिबाउंस हुए थे, कम्प्लीटली रिबाउंस हुए थे। इसका मतलब क्या है, वो डेंस है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा क्या थिक है, गाढ़ा है, डेंस है, गाढ़ा है, ठीक है ना, एंड हार्ड है और सख्त है। कंप्लीट रिबाउंस होने का मतलब क्या है पार्टिकल्स के, कि वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा है और सख्त है, डेंस एंड हार्ड। फिर उसके बाद क्या है कि फ्यू पार्टिकल जो उनसे थे वो डिफ्लेक्टेड हुए थे, इट मीन्स इसका मतलब क्या है कि वो टोटल वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस जो उनसा है वो इज़ वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू एटम, यानी कि मिसाल के तौर पर वो ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अनडिफ्लेक्टेड, ठीक ना, अनडिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स अल्फ़ा पार्टिकल्स थे, बहुत ज़्यादा अनडिफ्लेक्टेड, जो डिफ्लेक्ट नहीं हुए थे, बिल्कुल सीधे चले गए थे। इसका मतलब क्या है कि ठीक है ना, न्यूक्लियस का साइज़ कम है, इसलिए वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट नहीं कर पाया पार्टिकल्स को। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि बहुत कम डिफ्लेक्शन हुई थी, डिफ्लेक्शन बहुत कम हुई थी पार्टिकल्स की। इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियस का साइज़ क्या होगा, कम। फ्यू पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड, ठीक ना, इट मीन्स डैट न्यूक्लियस साइज इज़ वेरी स्मॉल। फ्यू पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड, इट मीन्स डैट टोटल वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू एटम। समझ आ गई आपको। पाँचवा है कि इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड न्यूक्लियस, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के गिर्द। यानी कि पाँचवा पॉइंट वो क्या हमें कह रहा है, वो कह रहा है जो उनसे इलेक्ट्रॉन्स हैं ना वो न्यूक्लियस के गिर्द क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स जो उनसे हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे हैं, ठीक है ना। पाँचवें में वो ये कह रहा है, ये रदरफोर्ड यही कह रहा है कि जो उनसे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द क्या कर रहे हैं, गर्दिश कर रहे हैं। अब छेवां वो कह रहा है कि जो उनसा एटम है वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब ये है कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज़ ऑलवेज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन नंबर, तभी तो वो न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होंगे। जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। मिसाल के तौर पर NaCl की एग्जांपल ले लो, NaCl की एग्जांपल ले लो यार, NaCl है, ठीक है ना, NaCl, ये माइनस है, ये प्लस है, ठीक है ना, एक जैसे इतनी मिकदार है, Na प्लस की भी उतनी मिकदार है और Cl नेगेटिव की उतनी ही मिकदार है, दोनों सेम अमाउंट में मौजूद है, ठीक है ना, सेम डिफरेंट चार्जेस हैं और सेम अमाउंट है। इसका मतलब क्या है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और इस पर कोई चार्ज नहीं होगा, NaCl पर कोई चार्ज नहीं होता। ये क्या है, एक न्यूट्रल कंपाउंड है, ओके, समझ आ गई आपको न्यूट्रल कंपाउंड क्या होता है। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट न्यूक्लियस, यानी कि मिसाल के तौर पर न्यूक्लियस जोन सा होता है ना, न्यूक्लियस के गिर्द जितने भी इलेक्ट्रॉन्स गर्दिश कर रहे हैं, इनके अलावा जो उनसे न्यूक्लियस के गिर्द, न्यूक्लियस के अंदर जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, इसी तरीके से न्यूक्लियस के अंदर भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। उन पार्टिकल्स को रदरफोर्ड ने न्यूक्लियॉन्स का नाम दिया है
कि एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स विच हाउ मैनी पार्टिकल्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। अब उसके बाद डिफेक्ट्स क्या हैं इसके डिफेक्ट्स क्या हैं, यानी कि इसके नुकसान, यानी कि वो चीज़ें जो नुकसान में आती हैं, ठीक है ना, डिफेक्ट्स क्या हैं। अब उसके बाद इसके डिफेक्ट्स ये थे कि ये कह रहा था, रदरफोर्ड कह रहा था कि इलेक्ट्रॉन जो सा होता है वो घूमता है न्यूक्लियस के गिर्द, और एक वक्त ऐसा होता है कि वो जो सा इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर ही गिर जाता है, यानी कि वो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर ही नहीं, पहली बात से ही बता रहा था कि ये देखें न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर वो कुछ इस तरह बता रहा था, इस तरह कि जिसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो सा है वो ऐसे घूमता रहेगा और मुसलसल अपनी एनर्जी खारिज करता रहेगा, यानी कि कंटिन्यूस एनर्जी इमिटिंग, ठीक है ना, फ्रॉम एटम से मुसलसल एनर्जी खारिज करता रहेगा। और एक वक्त ऐसा आएगा कि ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम के न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा और न्यूक्लियस के अंदर जाकर, ठीक है ना, ये ख़त्म हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ओके हो गया। वो पहला ये कह रहा है, ठीक है, कि मुसलसल एनर्जी खारिज करेगा, ठीक है ना, कंटिन्यूस एनर्जी इमिट फ्रॉम एटम एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और फिर उसके बाद एट द एंड इलेक्ट्रॉन ड्रॉप्स इनटू द न्यूक्लियस। फिर उसके बाद दूसरे में कहता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम एज़ कम्पेयर टू लाइन, यानी कि ये देखें कि इलेक्ट्रॉन जो सा है वो मुसलसल एनर्जी खारिज कर रहा है, कंटिन्यूस एनर्जी खारिज कर रहा है, ये कह रहा है रदरफोर्ड, ठीक है ना। तो ये कंटिन्यूस एनर्जी खारिज कर रहा है, इसका मतलब ये है कि इसे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देना चाहिए। स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं कि जो सी एनर्जी होती है वो लाइट की शक्ल में, हीट की शक्ल में खारिज होती है। तो एक स्पेक्ट्रम बनता है, ठीक है ना, वो एक मशीन होती है, उसके ऊपर वो ऐसे जा रही होती है, यानी कि वो ऐसे नीचे की तरफ जा रही होती है और ये लाइट उसके ऊपर पड़ रही होती है, वो उसे देख रही होती है, डिटेक्ट कर रही होती है कहाँ लाइट पड़ रही है, ठीक है ना, यानी कहाँ से एनर्जी वो पकड़ लेती है मशीन, ठीक है ना। तो उस मशीन के मुताबिक, ठीक है ना, इस एटम में लाइन स्पेक्ट्रम बन रहा है, जबकि रदरफोर्ड कहता है जी नहीं भाई, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनता है, ठीक है ना। इससे इसकी थ्योरी गलत साबित होगी, रदरफोर्ड गलत हो गया, ठीक है, रदरफोर्ड उड़ गया। फिर उसके बाद जी नए हमें पता है कि जी एटम है, ठीक है ना, अगर ये इलेक्ट्रॉन है जी, ये कुछ सवाल खड़े हुए जी साइंटिस्ट के कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे घूम के न्यूक्लियस के अंदर गिर रहा है, तो जब सारे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस में गिर जाएंगे तो एक भी शेल बाकी नहीं रहेगा, तो फिर न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, एटम क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। तो एटम कोलैप्स क्यों नहीं हो रहा, ना ही एटम कोलैप्स हो रहा है, ना ही वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बना रहा है, ठीक है। इसी तरह लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है ना, आपने कहा है जी ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाएगा, मुसलसल एनर्जी खारिज कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाएगा। तो ये लाइन स्पेक्ट्रम क्यों बना रहा है, ये दो सवाल खड़े हो गए। तो एन अदर मॉडल नीड, तो दूसरे मॉडल की ज़रूरत पेश आई। अब दूसरा मॉडल है जी बोहर्स मॉडल पार्ट 1, ठीक है, रदरफोर्ड हमने एंड कर दिया। बोहर्स मॉडल में वो क्या कहता है, बोहर्स मॉडल में 1913 में ये शाये हुआ था कि मैक्स प्लांक जो सा था क्वांटम थ्योरी, यानी कि 1913 में बोहर ने मैक्स प्लांक क्वांटम थ्योरी इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसकी बेस जो सी थी ना बोहर एटॉमिक मॉडल की, ये मैक्स प्लांक क्वांटम थ्योरी यानी पर थी, मैक्स प्लांक क्वांटम थ्योरी पर थी, ठीक है ना। ये एक थ्योरी थी मैक्स प्लांक की, क्वांटम थ्योरी, क्वांटम फिजिक्स आप आगे जाके पढ़ेंगे, अभी ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये याद रखें कि जो सा ये बोहर्स एटॉमिक मॉडल है ये मैक्स प्लांक क्वांटम थ्योरी के पर बेस था। और इलेक्ट्रॉन जो सा था, अब उसके बाद ये क्या रहा था, ये कह रहा था कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूमेंगे ना तो ये ना ही एनर्जी खारिज करेंगे, when an electron revolves around the nucleus in a fixed orbit, then it does not emit energy or absorb energy will absorb and emit when electron moves
वन शेल टू एन अदर शेल। जब इलेक्ट्रॉन एक शेल में रहेगा और घूम ही जाएगा तो वो ना ही एनर्जी खारिज करेगा और ना ही एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, उसकी फिक्स्ड एनर्जी रहेगी। और जब एक इलेक्ट्रॉन शेल अपने बदलेगा, ठीक है ना, तब वो एनर्जी खारिज भी करेगा और एब्जॉर्ब भी करेगा। वो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड ऑर्बिट में रहेगा तो रिवॉल्व करेगा तो डोंट इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी, फिक्स्ड ऑर्बिट में डोंट इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी तब क्वांटाइज्ड होगी, यानी कि एनर्जी क्या रहेगी, फिक्स। जब एनर्जी लेवल्स इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, कुछ भी नहीं है यार, ठीक है ना, एनर्जी जो उनसे होंगे वो एनर्जी लेवल्स हैं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। समझ आ गई आपको कि एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन जो उनसे होते हैं वो रिवॉल्व, घूमते हैं, ठीक है। जब एक ही शेल में रहेगा तो एनर्जी लेवल्स यानी कि एनर्जी जो उनसी है वो फिक्स रहेगी, क्वांटाइज्ड रहेगी, एनर्जी लेवल्स इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, ठीक है। हमें पता चल गया, ये मैंने बता दिया आपको क्या है, ठीक है ना। ये नंबर 1 ऑफ शेल है, नंबर 2 ऑफ शेल है, नंबर 3 ऑफ शेल है, ठीक है। अब मैंने आपको ये चीज़ें बता दी हैं। अब उसके बाद ये थोड़ा सा और ज़्यादा है कि इसका पहला जो सा पॉइंट है वो ये कहता है कि हाइड्रोजन एटम जो सा है वो टाइनी न्यूक्लियस रखता है और उसके गिर्द जो से इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रहे हैं ना, ठीक है ना, उसके गिर्द जो से इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रहे हैं वो जिस शेल में गर्दिश कर रहे हैं, जिस शेल में वो रिवॉल्व हो रहे हैं उस शेल का एक फिक्स्ड रेडियस आर है। यानी कि मैं आपको इंग्लिश में भी बता देता हूँ कि H2 एटम है, ठीक है ना, हाइड्रोजन एटम हैज़ अ टाइनी होल एंड एन इलेक्ट्रॉन एंड हाउ मैनी एटम्स अराउंड देयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बहुत से एटम्स वो इलेक्ट्रॉन के गिर्द घूम रहे हैं, न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे हैं, ठीक है ना। एंड दैट एवरी शेल हैज़ फिक्स्ड रेडियस, फिक्स्ड रेडियस रखता है, फिक्स्ड रेडियस आर, बस ये बताना है। और दूसरा पॉइंट ये कहता है कि जी ईच ऑर्बिट फिक्स्ड एनर्जी होती है, यानी कि हर ऑर्बिट की क्या होती है, फिक्स्ड एनर्जी। ईच ऑर्बिट की क्या होगी, फिक्स्ड एनर्जी होगी, ठीक है ना, हर ऑर्बिट की फिक्स्ड एनर्जी होगी। ईच ऑर्बिट हैज़ फिक्स्ड एनर्जी, ईच ऑर्बिट हैज़ फिक्स्ड एनर्जी, ईच ऑर्बिट हैज़ फिक्स्ड एनर्जी, ठीक है। समझ आ गई आपको, यानी कि इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिट में मौजूद है उसकी अपनी एक एनर्जी होती है, ठीक है ना, वो उस एनर्जी के तहत ही घूम रहा होता है, ठीक है। दूसरा हो गया। तीसरा पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन इमिट्स एनर्जी, इलेक्ट्रॉन इमिट भी करता है एनर्जी ईच, और ठीक ना, इलेक्ट्रॉन इमिट करता है कब एनर्जी, जब इलेक्ट्रॉन, ठीक ना, बड़े शेल से, जब इलेक्ट्रॉन, ठीक ना, बाहर वाले शेल से अंदर वाले शेल की तरफ आता है, आउटर शेल टू इनपुट, यानी कि आउटर शेल टू इनपुट शेल, अंदर वाले शेल में बाहर से अंदर की तरफ आता है ना, तो वो क्या करता है, वो एनर्जी खारिज करता है। और जब इलेक्ट्रॉन अंदर वाले एटम से, अंदर वाले शेल से बाहर वाले शेल की तरफ जाता है तो वो एनर्जी क्या करता है, खारिज करता है, ठीक है। अंदर वाले शेल की तरफ आता है तो छोटे शेल की तरफ जा रहा है तो वो एनर्जी खारिज करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन जो सा है वो छोटे शेल से बड़े शेल की तरफ जाएगा, बाहर वाले शेल की तरफ जाएगा, वैलेंस शेल की तरफ जाएगा, एंड वाला शेल जो सा होता है, तो वो क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। वही लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन इमिट्स एनर्जी व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन टू एन अदर ऑर्बिट इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन डज नॉट इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी, ठीक है ना। वो यही कह रहा है, ये इसमें तीसरे पॉइंट में वो ये नहीं कह रहा, तीसरे पॉइंट में वो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जब एक शेल में रहेगा वो ना ही एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी को और ना ही खारिज करेगा एनर्जी को, ठीक है, बस ये कह रहा है। और चौथे पॉइंट में जाके वो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन तब एनर्जी खारिज करेगा जब वो, ठीक है, बाहर से अंदर में जाएगा तो एनर्जी खारिज करेगा, और जब अंदर से बाहर की तरफ जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। वो ये कह रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल टू इनर शेल देन इट
emits energy, then an electron moves from inner shell to outer shell, then it absorbs energy, it is called ठीक है ना। तो फिर इस एनर्जी को हमने कैलकुलेट कैसे करना है, डेल्टा ई जो सी वो खारिज कर रहा है, डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1। E2 क्या है जोन सी वो ठीक है ना, E2 और E1 के सबसे पहले तो उसकी एनर्जी क्या थी E2 पर उसकी यानी कि पहले शेल में उसकी एनर्जी क्या थी, इस शेल में उसकी एनर्जी क्या थी E2, और जब वो इस शेल में गया है पहले शेल में गया है तो उसकी एनर्जी क्या थी E1। ठीक है ना, जब ये दोनों एनर्जीज हमें पता होंगी हम यहाँ पर पुट करेंगे तो एनर्जी का डिफरेंस आ जाएगा। अब E2 माइनस E1 आ गया, ठीक है ना। E2 फर्स्ट शेल इन विच ठीक है ना प्रेजेंट इन एन एलिमेंट एन एटम, और E1 क्या है लास्ट शेल इन विच प्रेजेंट, ठीक है ना। ओके E2 माइनस E1, ठीक है, पता चल गया, इज इक्वल टू HV। H क्या है एक प्लांक्स कांस्टेंट, ठीक है ना। प्लांक्स कांस्टेंट इसकी वैल्यू होती है 6.63 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर ठीक है ना -3 जूल सेकंड, ये कांस्टेंट होती है तो कभी तब्दील नहीं होती। V क्या है ये फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है, जिस ठीक है ना वो एनर्जी जो सी खारिज करेगा वो लाइट की शक्ल में करेगा, वो लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि ठीक है ना कि एक सेकंड में कितनी शुआएँ एक के फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ठीक है ना, वेलोसिटी होगी, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है, समझ आ गया आपको, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है, ठीक है, ओके हो गया, समझ आ गई आपको, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट आ गया, ये आपको समझ आ गई है जी, ठीक है, मुझे भाई समझ आ गई है, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है, ठीक है। अब उसके बाद ये MVR इज इक्वल टू, अब पाँचवा है जो सा पाँचवा अब हमने याद करना है, ये तो हमें पता चल गया है कि जब इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में जाता है तो वो एनर्जी खारिज करता है, इमिट करता है, ये हमें पता चल गया है इस इक्वेशन से, ठीक है। V इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है। अब पाँचवें में वो कह रहा है कि MVR इज इक्वल टू NH/2π, ये मोमेंटम है कि उस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम कैसे फाइंड करना है, ठीक है ना, उसके बारे में है। MVR इज इक्वल टू NH/2π है, यहाँ पर N क्या है, N जी नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हैं, ठीक है ना। H क्या है प्लांक्स कांस्टेंट है, V क्या है ये वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है, R क्या है ये रेडियस ऑफ ऑर्बिट है, मैस क्या है ये मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पाई क्या है ये 22/7 इज इक्वल टू 3.14 है, और ये 2 क्या है ये कांस्टेंट नंबर है, और क्या चाहिए तुझे, N क्या है ये भी N जो सा ऑर्बिट नंबर है, कोई भी ऑर्बिट नंबर एक से लेकर कोई सा भी ऑनवर्ड जो सा मर्जी लगा लो यार, एक से लेकर जोन सा भी मर्जी है, ठीक है ना, आपने बस, ठीक है, समझ आ गई आपको, ये है बस, ओके हो गया, पांचवा भी पॉइंट हो गया, बोहर्स थ्योरी एंड होगी, बोहर्स एटॉमिक मॉडल एंड हो गया, ठीक है, समझ आ गई आपको, ये है जी बोहर्स एटॉमिक मॉडल पार्ट 1।